हाय एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे लेक्चर नंबर 2 में। जी हाँ, सीबीएसई क्लास 10th का ये लेक्चर रहने वाला है। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर और प्यार से आप लोग मुझे ऑगी सर ही कहते हैं। प्लीज़ जो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, जो भी उसके डाउट थे, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। क्योंकि जब आप उसके डाउट्स पूछोगे तो मैं आपको डाउट्स बता पाऊंगा, और जब मैं आपको डाउट्स बता पाऊंगा तो आप उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज हमारे लिए क्या जरूरी ना, देखिए पढ़ा तो सब रहे हैं, बट अगर आपके डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए तो आपके लिए लेक्चर को समझना और एग्जाम में करना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग फिर से सारे क्वेश्चंस को जितने भी इस क्विज में आते हैं वो सब करेंगे, कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बताएंगे, अपने डाउट्स बताएंगे। आगे मूव करते हैं, और मूव करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक मेन टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले यहीं पे समझ लेते हैं, रिवॉल्यूशन हुआ क्यों? क्योंकि आइडिया ऑफ नेशन था, सबको एक नेशन बनाना था। पहले भी पढ़ के आए हैं, सब नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे, राइट? नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे, इसीलिए रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो आज बढ़ते हैं इस क्लास में, समझते हैं फ्रांस, जो कि 1789 की बात करूं, यानी 1789 में जो फ्रांस देश था, जो देश बना नहीं था एक्चुअली, फ्रांस था, वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फुल फ्लैश मतलब कंप्लीटली उसकी टेरिटरी पर जो कब्जा था, टेरिटोरियल जो स्टेट उसके कब्जे में थी 1789 में, वो थी एक राजा के अंडर। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि वो राजा कौन था। कमेंट में आप लोगों को क्या बताना है? किंग का नेम बताना है। कौन सा किंग था जो 1789 में फ्रांस में रूल कर रहा था, यानी राजा ने पूरी टेरिटरी पर अपना कब्जा किया हुआ। देख रहे हो ना, ये बंदा। अब इसका आप लोगों को सिर्फ नाम बताना है, कितना इजी हो गया बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है रूलिंग पावर। रूलिंग पावर, अब कहता है रूल करने की पावर, रूलिंग पावर। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जिस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आए, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी हो गया। क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें लोग, जो कॉमन पीपल थे, उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ। कॉमन पीपल ने, आप सभी को पता है, एक असेंबली बनाई थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली। आप सभी लोगों को मालूम है, एक नेशनल असेंबली बनी थी। उसमें कॉमन लोग भी इन्वॉल्व हुए थे, राजा और अरिस्टोक्रेट और उनके अलावा, है ना? तो वहां से जो है सोवरेन पावर, रूलिंग पावर राजा के हाथ से निकल के कॉमन लोगों के हाथ में गई थी, यानी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, एंड द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन नोन एज नेशनल असेंबली। उसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। आगे चलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। यानी देखिए, फ्रांस में जो कुछ हुआ ना, वो कोई वन डे का वर्क नहीं था, इट्स अ टास्क जो कि बहुत दिन तक चला। शुरुआत से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी, जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे काम किए, जिससे कि क्या हो, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके अमंग द फ्रेंच पीपल। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको बहुत समझनी चाहिए, कि आखिर ये जो मेजर्स एंड स्टेप्स ले रहे हैं बेटा, जो मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, जो स्टेप्स इन्होंने लिए, किसने किसने लिए बेटा? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लिए। ये क्यों ले रहे थे? टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी जानते हैं ना, वननेस। जब हम लोग कॉमन होंगे ना, जब हम ये समझेंगे कि दैट वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, हम अपने देश की पहचान को अपनी पहचान समझेंगे, तभी हम जो है दुश्मनों के खिलाफ या रूलिंग पावर के खिलाफ लड़ पाएंगे। सो अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल के बीच में उसको कलेक्टिव आइडेंटिटी लानी थी, कि हम सब फ्रेंच हैं, स्पीकिंग पे मत जाओ, राजा हम पे रूल कर रहा है, उसको हटाना जरूरी है। नाउ व्हाट वर द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी? ऐसा क्या उन रिवॉल्यूशनरीज ने किया था? सो यहां पे आपको समझना होगा। यहां पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, इतिहास उठा के देख लो, हर बार आया है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। अगर कोई भी ये कहता है कि भाई मेरा करा हुआ क्वेश्चन यहां से आ गया, तो भैया ये हर बार की कहानी है। नया क्या है, वो सरप्राइज है, वो आपको आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर मैं बता दूंगा कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, है ना? कोई ये कहे कि हमें अच्छे से पता है एनसीईआरटी क्या पूछेगा क्या नहीं, एनसीईआरटी को हम अच्छा कुछ नहीं जानते, एनसीईआरटी का जिंदगी में पेपर नहीं दिया तो उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है? सो क्या प्रैक्टिसेस थी? आइडियाज ऑफ लापैत्री, जिसे फ्रेंच में लापैत्री कहते हैं और इंग्लिश में फादरलैंड, जैसे हम भारत माता कहते हैं तो वो अपना बाप जमीन कहते थे। एंड ले सिटीजन मतलब सिटीजन्स, emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। यानी इस भारत माता जैसे हम बोल रहे हैं, तो वैसे ही फ्रांस जो अपनी जमीन थी, फ्रांस का जो फादरलैंड, अपनी जमीन को और वहां के जो नागरिक हैं, उन्होंने फोकस किया कि हम लोग यूनाइटेड कम्युनिटी, हम सब मिलके रहेंगे, जहां पर सबके इक्वल राइट्स होंगे अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन ही चुकी थी, आपको पता है, नेशनल असेंबली भूलना नहीं है। नेशनल असेंबली लोगों के द्वारा बनी हुई ही एक पार्टी, एक टीम है, एक सरकार है, ठीक है?
तो आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड सिटोयन, इसका मतलब था कॉमन मिलके रहेंगे पूरे फ्रांस में, ठीक है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, पहले राजा का फ्लैग होता था, तो राजा का झंडा हटा के ट्राई कलर फ्रेंच का फ्लैग लाया गया, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है। एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। देखिए जब किंग के पास से ये हटे, समझना, किंग से जब सोवरेन पावर रूल गई तो इन्होंने क्या बनाया, एक एस्टेट जनरल बनाया था। आप सबको पता है एस्टेट जनरल बनाया था, किसने बनाया था, किंग ने बनाया था, राइट। अब ये एस्टेट जनरल जो था, अब ये किंग के अंडर क्यों बना, क्योंकि आप सभी को पता है कि किंग को हटाया तो नहीं था उस समय, एक्चुअली रूलिंग पावर सोवरेन पावर जो है वो चेंज हुई थी, ध्यान सुनिएगा। किंग के सामने ही ये एस्टेट जनरल, किंग के अंडर ही एस्टेट जनरल बनाया गया। ये किस कौन लोग थे इसमें, एक्टिव सिटीजन, जो लोग नेतागिरी में बिल्कुल एक्टिव थे ना, जिन्होंने क्रांतिकारी थे वो लोग। बट हुआ क्या, जब जो एस्टेट जनरल बना तो वो राजा की सोच के हिसाब से उन्होंने उस टाइम नाम रख लिया था, बाद में उन्होंने बोला नहीं यार ये तो कॉमन लोग भी हैं इसमें, सारे सिटीजन इन्वॉल्व है, तो इसका नाम नेशनल असेंबली रख देते हैं। और ध्यान से सुन लेना, नेशनल असेंबली और एस्टेट जनरल कॉमन है, दोनों सेम नाम है। एस्टेट जनरल जो था वो एक बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन का था, जिसका बाद में नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया गया। राजा के रहते हुए ही ये बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि राजा के इसमें चमचे थे, नहीं, कॉमन लोग ही हैं। नए गीत हाइम्स होते हैं, जैसे किसी की याद में, जैसे हम वंदे मातरम गाते हैं, जनगण मन गाते हैं, ऐसे गीत बनाए गए, शपथ लिए गई। जो मार्टिर, समझते हो मार्टिर्स क्या होते हैं, मार्टिर जैसे शहीद लोग, उनको कॉमेमोरेट किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, याद किया गया, देश की याद में उन्होंने कुर्बानी दी, तो ये सब वो कर रहे थे। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब एक जगह से बैठ के सब जगह पे रूल करना। पहले क्या होता था, पहले अलग अलग राजा के चमचे होते थे, वो अलग अलग एरिया में कब्जा करके राजा को रिपोर्ट करते थे, वो सब हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि अब जब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो सबके लिए कानून एक जैसा होगा, दैट मीन यूनिफॉर्म लॉज, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, आप मान लीजिए दिल्ली से और आप निकल गए भाई साहब नोएडा को, ठीक है, अब यहां पे टैक्स लगा दिया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वो हटा दी गई, कोई ड्यूज थे, कोई कर थे, टैक्स थे, वो हटा दी गई। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स एडॉप्टेड। यूनिफॉर्म सिस्टम वेट ऑफ मेजर कैसे, अगर कोई चीज दिल्ली में 10 रुपए किलो है, एक चीज अगर सपोज करते हैं कि हम मान लेते, चलो इसको छोड़ो, हम कहते हैं किसी चीज का वेट अगर एक स्टेट में 10 किलो का बैठता है, वही दूसरे स्टेट में जाके 5 किलो कैसे हो रहा भाई, मतलब वहां 10 किलो के पैसे उसे मिल रहे हैं, वो बेच रहा है, यहाँ 5 किलो के हिसाब से तो नुकसान है। तो जो वेट इक्वल नहीं था, उस वेट को इक्वल करा गया। रीजनल डायलेक्ट्स, लोकल भाषा को डिस्करेज किया गया, क्यों, देखिए होता क्या है, जब हम नेशन बनाने की बात करें तो हमारी जो लैंग्वेज है वो भी एक होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोकल भाषा बोलेंगे तो सामने वाला यूं कहेगा यार ये तो मेरी भाषा बोलता ही नहीं, लैंग्वेज है ही नहीं, तो मैं इसके साथ क्यों दूं। तो रीजनल लोकल जो भाषा उनको हटाया गया, एंड फ्रेंच जो उनकी कॉमन नेशनल भाषा थी उसको बोला जाने लगा, उसी एंड रिटर्न इन पेरिस एंड बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो फ्रांस जो पेरिस में भी लिखी जा रही है, बोली जा रही है ना, फ्रेंच भाषा जो है उसको बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, सब कुछ उसी को अपनाया जा रहा है, और वो बन गई कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो ये सारे वो तरीके थे जो उन्होंने अपनाए थे। टाइम ऑफ क्विज, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द। स्टेट जनरल जो है उसमें बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन थे, उसको बाद में क्या नाम दिया गया, तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बिगिनिंग ऑफ जैकोबियन क्लब्स। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ ले जैकोबियन क्लब का सीधा सीधा मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल होते हैं, वही लोगों ने मिलकर जैकोबिन क्लब बनाया। अब कोई भी राजा के रहते अगर कोई ग्रुप बन रहा है, दैट मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये बनाया जा रहा होगा। जब फ्रांस की जो खबर है अलग अलग यूरोप के शहर में पहुंचने लगी, फ्रांस की क्या खबर कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा है, जब ये रिवॉल्यूशन हो रहा है तो बाकी देशों, बाकी इलाके आसपास में जानने लगी कि यार फ्रांस में तो ऐसा हो रहा है, तो चलो हम भी करेंगे। तो अलग अलग इलाके के स्टूडेंट्स, वहां के पढ़े लिखे लोग जो है जैकोबियन क्लब्स बनाने लगे। ये वो क्लब था जिसमें बेसिकली ये लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बातचीत करते थे। इनकी जो एक्टिविटी थी, जैकोबियन क्लब वाले की जो कैंपेन थे, वो इस तरीके थे कि भाई हमको कैसे भी करके देश को आजाद कराना है। अब वहां पे बाहर बैठे हुए फ्रेंच वाले, फ्रेंच आर्मी पहले से इसी काम को कर रही थी, अपने देश में आजादी करवा रही है। अब इसने बोला कि भाई साहब जो कोई हमें इनवाइट करना चाहे कर लो, हम इस तरीके से आजाद हो रहे हैं, तो भाई साहब जिसको भी हमें बुलाना बुला लो। तो यही जो स्टूडेंट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, हॉलैंड के, बेल्जियम के, स्विट्जरलैंड के, इटली के, इन्होंने बोला यार फ्रेंच आर्मी तो बढ़िया काम कर रही है, क्यों ना ऐसा करें, इनकी मदद लेके हम भी अपने आप को आजाद करा लें। तो इस तरीके से फ्रेंच आर्मी के जो इंस्पिरेशंस हैं, जो उनके तरीके हैं आजाद कराने के, वो सब इनमें भी पहुंचने लगे। With the outbreak of the revolutionary wars, French armies began to carry the idea of nationalism abroad. जैसे जैसे जहां जहां पे रिवॉल्यूशनरी वॉर्स होने लगे, उस देश के इलाके, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, और जैसे मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इनके जो इलाकों में जब जब स्ट्राइक होने लगी तो वहां वहां फ्रेंच आर्मी पहुंचती और उन लोगों को सपोर्ट करती थी।
आगे चलते बात करते नेपोलियन की। आप सभी को पता है बंदा बड़ा खास है, बंदा बड़ा बदमाश भी है भाई साहब। नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स, मतलब क्या होते हैं, चेंजेस, ऐसे बहुत सारे चेंजेस करके दिखाए अलग अलग देशों में, जो वो ऑलरेडी फ्रांस में कर चुका था। अब सर ये क्या बवाल है, देखिए फ्रांस में वो चेंज कर चुका था, फ्रांस के चेंजेस दूसरे वर्ल्ड के लोग, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम ये चाहते थे, तो उसने जाके वहां भी वही चेंजेस कर डाले कि भाई ये मजा आया अपने को। हाँ, ये बात हमको पता है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलता था। बट इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो वहां पे उसने कुछ ऐसे चीजों को अप्लाई कर दिया था जिसकी वजह से पूरा सिस्टम बहुत बढ़िया, रैशनल, सोचने वाला, समझने वाला और एफिशिएंट, यानी बहुत बेहतर काम करने वाला हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नेपोलियन जो है भाई साहब, आपको डेमोक्रेसी इसको पसंद नहीं है, इसको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, बट इसको जो है, जो मोनार्की जिस तरीके से ये फॉर्म चला रहा है, जो एब्सोल्यूट फॉर्म ये चला रहा है, किंगशिप टाइप स्टाइल जो चल रहा है, वो इसको पसंद था, बट उसने फायदे करके फिर भी दिखाए। सो क्विज टाइम है बेटा। व्हेन द इवेंट्स ऑफ द फ्रांस में होने वाले इवेंट्स की खबर जब दूसरे इलाकों में पहुंचने लगी, तो वहां पर क्या बनने लगे थे? पॉलिटिकल क्लब्स, जैकोबिन क्लब्स, कॉफी क्लब्स, न्यूज़पेपर क्लब्स। तो ये आपको आंसर किस में बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन बहुत काम की चीज है, मेरा खासी नजर है इस समय कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहिए इसका आंसर। सिविल कोड 1804 बहुत सिंपल है, सिंपली आए कि कौन इंट्रोड्यूस किया? सो इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, इसने लेके आया। सिविल कोड को हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, वेरी इजी। इसने क्या किया? इसने आते के साथ ही सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए ऑन द बेस ऑफ बर्थ। अगर किसी को जन्म के आधार पर कोई बेनिफिट मिला हुआ है कि राजा का बेटा है तो इसको बेनिफिट रहेगा, किसी बड़े पैसे वाले का बेटा है तो बेनिफिट रहेगा, नो, इसने बोला बर्थ के आधार पर सब कुछ हटाओ, इक्वालिटी सबके लिए रहेगी, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी का अधिकार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग प्रॉपर्टी रखेंगे, गरीब नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो सिविल कोड था हर उस इलाके में गया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये हर उस इलाके में गया जहां जहां जो है फ्रेंच आर्मी जाने लगी, हर उस एरिया में नेपोलियन ने पहुंचाया था। नेपोलियन मेजर्स एंड स्टेप, नेपोलियन ने ऐसे क्या मेजर्स एंड स्टेप लिए थे, तो इन पे बात करते हैं। डच में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किया? जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना, डिवीजन, जैसे एक ऑफिसर होता था, नीड है दो ऑफिसर की, बट काम एक ही ऑफिसर कर रहा है, उसने बोला नहीं यार, डिवाइड करो, काम को इजी करना है। फ्यूडल सिस्टम खत्म किया। ये जो होता है ना परंपरा की, गिरवी रख के लोगों को अपने खेतों पे काम कराना, उनको पैसा देना मत देना, उनके कर जो है, जैसे उनसे बोल दे कि अरे तुम्हें टैक्स चुकाना, उससे अच्छा है तुम पैसे मत देना, हमारे खेत में काम कर लेना। फ्रीड प्रीजेंट फ्रॉम सर्वडम। देखिए फ्यूडल सिस्टम में होता है, जमीन से जैसे किसी ने कर्ज ले लिया, आपको पैसे की जरूरत है, आप उसके खेत में पैसा आपको मिल चुका और आप काम कर रहे हो, आज जीवन भर आप काम कर रहे हो, आपके बच्चे काम कर रहे हैं। सर्वडम कैसा होता है? आपकी पूरी पीढ़ी काम कर रही है, बस खाना पीना सब कुछ वहीं उसी राजा के घर, उसी पैसे वाले घर मिल रहा है, पैसा कुछ नहीं मिलता था, खाना पीना सिक्योरिटी वो सब मिलती थी, वो सर्वडम था, वो गुलामी थी जहां पे पैसा नहीं है। फ्यूडल सिस्टम में पैसे का चक्कर होता था। मैनोरियल ड्यूज, ये सब जो वो खत्म कर दी गई, खेत से आने वाले लगान, जबरदस्ती का वो देना, कर, टैक्स, फसल वसल सब बंद। शहरों में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? गिल्ड रेस्ट्रिक्शन बेसिकली होते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं ना, ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन बनी होती हैं, ट्रेडर्स की जो एसोसिएशंस बनी होती हैं, उसको इसने जो है वो खत्म कर दिया था। ट्रेडर्स की एसोसिएशन होती है, उसको खत्म कर दिया था। पीजेंट, आर्टिशन, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, इनको अब नई तरीके की एक आजादी महसूस हो रही थी, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी लगाने में फ्रीडम है ना, पैसे में इक्वालिटी, वेट में इक्वालिटी, कोई टैक्स नहीं, कोई इंटरनल कस्टम ड्यूटी, कुछ भी नहीं। बिजनेस में स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे, गुड सामान बनाते थे पर्टिकुलरली, उनको रियलाइज हुआ दैट जो कानून बने ना, जैसे कि एक जैसा वेट का होना, एक जैसा तोलने का सिस्टम होना। देखिए कई बार क्या होता है कि वेट 5 किलो है, बट जब हम कहीं तोल रहे हैं, उसको काट रहे हैं, वो सब एक जैसा होना, कॉमन करेंसी होना, उस सबसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, एक पैसे को एक जगह से दूसरे ले जाने में बहुत आसानी हुई। मैं दिल्ली से अगर 10 रुपए लेकर चलता हूँ और यूपी में जाके वो 5 रुपए हो जाए, तो बताओ मेरा तो नुकसान है भाई। करेंसी, जब देश एक है तो करेंसी भी तो सेम रहनी चाहिए यहाँ पे, तो वो चीज ने करके दिखाई। नेपोलियन की आर्मी को शुरुआत में हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था, मतलब ऐसे लोग जो उनको आजादी दिलाएंगे। जो देश थे शुरुआत में वो ये समझते थे कि भाई नेपोलियन की आर्मी आई है तुमको आजादी दिलाएगी। तो इनिशियली बहुत सारी जगहों पे इनका स्वागत हॉलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों में, ब्रजल जैसे इलाकों, मेंस, मिलान, वार्सा जैसे इलाके में बहुत तेजी से इनका स्वागत किया गया। बोले भाई साहब मसीहा आ गए, आजाद कराएंगे हमको। क्या कराएंगे? हमको फ्रीडम दिला के जाएंगे। क्या दिला के जाएंगे? फ्रीडम दिला के जाएंगे। अब सुनिएगा क्या होगा लफड़ा, देखिएगा, अभी ज्यादातर दिक्कत हो जाती है। शुरुआत में तो इनको बहुत खुश थे,
बट धीरे धीरे ये हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट होने लगे। हॉस्टिलिटी क्या है? अब कहीं जाओ नेपोलियन आर्मी, कहीं जाओ नेपोलियन के ऑफिस के लोग काम कर रहे हैं, रोड पे नेपोलियन आर्मी के लोग, कहीं भी जो चारों तरफ नेपोलियन आर्मी 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 होगी भाई साहब। तो एक बात तो क्लियर होगी, दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। ये जो नए चेंज कर रहा था ना, ये पॉलिटिकल आजादी के साथ नहीं चल पा रही थी, मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पा रही थी। आजादी मिल नहीं पा रही थी, चेंजेस आ रहे थे, तो चेंजेस के साथ साथ आजादी चाहिए थी, वो मिल नहीं पा रही थी, तो ये प्रॉब्लम लोगों को अब होने लगी। ऐसे क्या मेन इश्यूज थे नेपोलियन मेजर्स के साथ, जिससे लोगों को क्या फील हो रहा था? होस्टाइल फील हो रहा था। अभी आप पढ़ के आए हैं कि होस्टाइल फील कर रहे थे। तो देखिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो किए, जब लोग आएंगे तो लोग बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो उनकी सैलरी कहां से देंगे? तो इसने क्या किया, बोला मैं टैक्स बढ़ा दूंगा, बढ़ा दिया, लोग परेशान हो गए भाई साहब। लोग क्या हो गए? परेशान हो गए। सेंसरशिप, सेंसरशिप क्या होता है बेटा? सेंसरशिप बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप कुछ भी न्यूज में लिखना चाहते हो, रेडियो पे देना चाहते हो, कुछ बुक्स में प्रिंट करना चाहते हो आप, तो इसके लिए पहले आपको क्या लगेगी? परमिशन लगेगी। क्या लगेगी? परमिशन लगेगी। किसकी परमिशन लगेगी सर? नेपोलियन की। तो ये तो आजादी और छिन गई, तो ये भी गिरफ्त मान लगे। जबरदस्ती कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, जवान लड़कों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको तो पूरे यूरोप पे कब्जा करना था। नेपोलियन का एक एम था भाई साहब, पूरे यूरोप पर क्या करना? कब्जा करना। उसके लिए इसको जो है आर्मी चाहिए थी। तो ये सब जो गलत काम किए, उसकी वजह से उसके अच्छे काम भी अब लोगों को बुरे लगने लगे थे। Now the question, what were the issues that outweighed the advantage of the administrative changes made by the Napoleon? ऐसे क्या रीजन थे जिनकी वजह से जो उसके अच्छा काम था वो भी पीछे रह गया नेपोलियन का, और लोग आज उसकी बुराई मान रहे थे? टैक्स उसने बढ़ा दिया, सेंसरशिप, जबरदस्ती अपनी सेना में लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगा, ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों को ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। किस में बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, सो आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इस क्लास को देखा। एंड प्लीज इसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए,